हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे चैप्टर 12 जिसमें दिया हुआ है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये जो एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह तीनों ही एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है जिसमें C डबल बॉन्ड O और दो और बंद कार्बन के साथ पाया जाता है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको हमेशा कार्बोनिल समूह कहते हैं तथा इस कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसमें हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है sp2 संकरण पाया जाता है तथा बहुत से जो कार्बनिक यौगिक रहते हैं उनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिनमें पाया जाता है उनको कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं 3 प्रकार से कार्बोनिल यौगिक में इस अध्याय में देखेंगे। पहला एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल यौगिक, दूसरा कीटोनिक कार्बोनिल यौगिक और तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इन तीनों में ही क्या पाया जाएगा? C डबल बॉन्ड O पाया जाएगा। और ये C डबल बॉन्ड O इसमें भी है, कीटोन में, और एल्डिहाइड में भी है, और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल तो इसमें भी C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड रहेगा उसमें C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है, इसके साथ दो और जो बंध पाया जाता है उसमें एक बंध रहता है R एल्किल ग्रुप और दूसरा बंध रहता है हाइड्रोजन। माने कि जो एल्डिहाइड का सूत्र होगा वो होगा RCHO। अब कीटोन में रहता है कि जो C रहता है कार्बोनिल वाले का, उसमें का जो कार्बन है वो दो अन्य एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है। तो ये दोनों एल्किल ग्रुप समान हो सकते हैं या फिर असमान भी हो सकते हैं। जब ये दोनों समान रहेंगे तो उसको सममित कीटोन बोलेंगे और जब असमान रहेंगे तो उसको असममित कीटोन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कीटोन का सूत्र होता है वो होता है RCOR और एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO। अब आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड OH, तो इसको RCOOH भी कहा जाता है। और इसमें जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ दो ठो बंध बनता है। तो पहला बंध इसमें एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है और दूसरा बंध हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा रहता है। तो यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें अगर हम लोग केवल क्रियात्मक समूह को देखेंगे तो जो R ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जब क्रियात्मक समूह को देखते हैं तो जो एल्डिहाइड है उसके लिए क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? CHO। इसको फैला करके लिखेंगे CHO को तो C डबल बॉन्ड OH करके आता है। दूसरा आता है कीटोनिक कार्बोनिल समूह में क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और C के साथ दो ठो बॉन्ड और बना रहता है। तो CO क्रियात्मक समूह भी बोल सकते हैं इसको CO करके। अगला आता है कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक का R को केवल हटा देंगे तो C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्रियात्मक समूह के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सब के बारे में आज हम लोग को इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। तो जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और अम्ल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान करने के लिए कार्बनिक रसायन में प्रैक्टिकल में आता है, तो वहाँ भी इन सब का प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं कि एसिड व्युत्पन्न। तो जो एल्डिहाइड रहता है उसका सूत्र होता है RCHO। तो इसमें का जो हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह पे कोई सा हैलोजन ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा RCOX। तो इसको एसिड हैलाइड कहते हैं। जो एल्डिहाइड है RCHO, इसमें का हाइड्रोजन हट करके उसके जगह पे X ग्रुप आ करके जुड़ा है तो ये हो जाएगा RCOX। इसका नाम हो जाएगा एसिड हैलाइड। उसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड में दो ठो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH और एक और ग्रुप लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का और दोनों में से जल का एक अणु बाहर निकालते हैं तो जो हाइड्राइड बनता है वो कहलाता है एनहाइड्राइड। तो RC डबल बॉन्ड O
और RC डबल बॉन्ड O दोनों में रहेगा और दोनों के बीच में O ग्रुप यहाँ पे जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से अगर कोई ग्रुप है तो उसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद आते हैं एस्टर। तो एस्टर का क्रियात्मक समूह होता है RC डबल बॉन्ड O OR। तो इसमें जैसे जो अम्ल था उसी में RC डबल बॉन्ड O OH के जगह में H के जगह में इसमें R ग्रुप रहता है, तो ये कहलाएगा एस्टर। तो एस्टर का क्रियात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O OR और एनहाइड्राइड का क्रियात्मक समूह हो जाएगा C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। माने कि जब क्रियात्मक समूह देखेंगे तो उसमें RR को हटा दिया जाता है, बाकी बचे हुए को लिख देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एक आता है एसिड एमाइड। तो जो एसिड एमाइड है उसमें RC डबल बॉन्ड O NH2 को कहा जाता है एसिड एमाइड। तो इसमें जो H है एल्डिहाइड का उसके जगह पे एमीन ग्रुप आकर के जुड़ा है, तो इसका सूत्र हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2 और इसमें का R को हटा देंगे तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O NH2 है ये कहलाएगा एमाइड का क्रियात्मक समूह। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन। अभी तक सबका इंट्रोडक्शन और सामान्य सूत्र देखे थे, अब देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है दोनों का अगर हम लोग सामान्य सूत्र देखेंगे तो वो हो जाएगा CnH2nO। माने कि कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उसका डबल उसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा और एक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो एल्डिहाइड में भी एक ऑक्सीजन पाया जाएगा और कीटोन में भी एक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो दोनों का जो सामान्य सूत्र है ये हो जाएगा CnH2nO। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो एल्डिहाइड है उसका सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड OH या RCHO भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो है ये जो डैश डैश वाले डिब्बे में लिया गया है वो है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो पहले हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ पे R एल्किल ग्रुप है। ये है कीटोन। कीटोन में RCOR रहता है, तो C डबल बॉन्ड O इसमें का क्रियात्मक समूह हो जाएगा और ये जो R है ये दोनों एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। तो ये जो दोनों एल्किल ग्रुप है ये जब समान प्रकृति का रहेगा तो उसको सममित कीटोन बोलेंगे और असमान रहेगा तो असममित कीटोन। जैसे यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है कीटोन को, पहला है सरल कीटोन या फिर सममित कीटोन और दूसरा है मिश्रित कीटोन या फिर असममित कीटोन। तो जो सरल कीटोन है उसमें C डबल बॉन्ड O के साथ दो ठो सेम एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सेम वाला रहेगा तो ये कहलाएगा सरल कीटोन। जैसे कि इसमें दो ठो मेथिल है तो इसमें दो ठो एथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। और जो मेथिल ग्रुप दो ठो रहता है उसका एक साधारण नाम IUPAC के आधार पे एसीटोन इसको कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला मिश्रित कीटोन। तो जैसे इसमें दोनों R ग्रुप समान था, मिश्रित कीटोन में क्या होगा, दोनों R ग्रुप अलग अलग रहेंगे। एक मेथिल है तो एक एथिल है और बीच में C डबल बॉन्ड O को CO के रूप में लिखा है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथिल कीटोन और इसका नाम हो जाएगा मेथिल, और यह है प्रोपिल ग्रुप तो मेथिल प्रोपिल कीटोन। इस प्रकार से दो प्रकार के कीटोन पाए जाते हैं। उसके बाद आगे आता है कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना एवं प्रकृति। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखेंगे तो उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है और जो C डबल बॉन्ड O है इसी को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप, और इसमें जब कीटोन रहता है तो दो ठो R ग्रुप जुड़ा रहता है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप की संरचना है इसमें देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बंध पाया जाता है, ये दिख रहा है डबल बंध, तथा कार्बन की शेष दो जो संयोजकता रहती है, माने कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होती है, 4 संयोजकता, तो दो ठो बंध ये ऑक्सीजन के साथ बनाता है कार्बन, और दो ठो और जो बंध बनाता है वो दो अन्य R ग्रुप से संतुष्ट होती है। यहाँ पे जो कार्बन है sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है,
तथा कार्बोनिल के कार्बन का जो कार्बोनिल का कार्बन है इसमें sp2 संकरण पाया जाएगा, जिसके कारण ये समतलीय प्रकार की त्रिकोणीय संरचना बनाएगा। तो 3 कोना वाला त्रिकोणीय बनाएगा, तो एक कोने पे एक R, दूसरे पे दूसरा R और तीसरे पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा रहता है। इसी कारण ऑक्सीजन परमाणु भी क्या होता है, sp2 प्रकार का संकरण दर्शाता है। तो जो कार्बोनिल है उसमें का कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में sp2 संकरण पाया जाएगा। और यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है उनके बीच में एक ठो सिग्मा बंध पाया जाता है, जो कहाँ से बनेगा, कार्बन के sp2 कक्षक और ऑक्सीजन के sp2 कक्षक जब इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं, देखो ये है कार्बन, इसमें sp2 संकरण हुआ है, तो ये है पहला दूसरा कक्षक और ये तीसरा कक्षक, तो 3 कक्षक बना sp2। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी sp2 संकरण हुआ, तो 1, 2 और 3 ठो sp2 संकरित कक्षक बना है। तो इसमें का एक ठो संकरित कक्षक और ऑक्सीजन का एक ठो संकरित कक्षक यहाँ पे अतिव्यापन कर रहे हैं, तो दोनों के अतिव्यापन से दोनों के बीच में एक ठो सिग्मा बंध बनेगा। अब जो कार्बन था, कार्बन पे pz कक्षक यहाँ पे खाली रूप से उपस्थित रहता है और ऑक्सीजन में भी pz कक्षक पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग अतिव्यापन के प्रकार देखे थे, पार्श्व अतिव्यापन, तो यहाँ पे p कक्षक जिनमें संकरण नहीं हुआ है उसको बोलेंगे असंकरित p कक्षक। असंकरित p कक्षक में पार्श्व रूप से अतिव्यापन होता है और यहाँ पे सिग्मा बंध का पाई बंध का निर्माण होगा। तो यहाँ पे शीर्ष अतिव्यापन हुआ था तो सिग्मा बंध बना था, यहाँ पे पार्श्व अतिव्यापन होता है तो पाई बंध का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो pz कक्षक है उसमें पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। तो एक ही ठो pz कक्षक में यहाँ पे पार्श्व अतिव्यापन हुआ है, तो एक सिग्मा बंध यहाँ पे बनेगा और दूसरा इसमें पाई बंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल समूह है उसकी संरचना में देखेंगे तो एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध पाया जाएगा। तो ये हो गया कार्बोनिल समूह की संरचना। अब देखते हैं आगे कि जो कार्बोनिल समूह का स्वभाव, तो जो कार्बोनिल समूह है उसमें एक सिग्मा बंध पाया जाता है। सिग्मा बंध बनने से उसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बंध रहेगा और एक पाई बंध रहेगा। जो सिग्मा बंध बनता है उसके कारण इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक ठो बंध आएगा और जो पाई बंध बनेगा उसके कारण एक बंध आता है। तो इस प्रकार से पाई बंध को यहाँ पे डैश डैश से दर्शाया है और सिग्मा बंध को ठोस लाइन से बताया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बन है उसमें sp2 संकरण हुआ था, जिसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध कोण 120 अंश होगा। यहाँ भी 120 अंश होगा और यहाँ भी 120 अंश बंध कोण पाया जाता है। और इसमें जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है तो इसमें का जो कार्बन है वो विद्युत धनी प्रकृति का रहता है और ऑक्सीजन विद्युत ऋणी प्रकृति का। तो ऑक्सीजन पर आंशिक धन आवेश आ जाएगा क्योंकि ये विद्युत धनात्मक है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण यहाँ पे जो बीच में इलेक्ट्रॉन रहता है दोनों के, उसको ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उस पर ऋण आवेश आएगा, तो ऑक्सीजन पे आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। इसी प्रकार से इन सब में इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, एल्किल ग्रुप है तो इस पर भी आंशिक धन आवेश आएगा और इसमें भी आंशिक धन आवेश आएगा। तो ये दोनों जो R हैं अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दान करेंगे, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस ओर अग्रसर होगा, माने यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसमें तीर का निशान लगा है। फिर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाता है, तो यहाँ पर भी तीर के निशान से दर्शाए हैं। तो जिस ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वह है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे आएगा ऋण आवेश, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उसको बोला जाता है कार्बन और कार्बन पे आएगा आंशिक धन आवेश। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बन पे आंशिक धन आवेश आ जाता है
और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋण आवेश आता है। तो ये हो गया कार्बोनिल समूह का स्वभाव। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कार्बोनिल के कार्बन पे आंशिक धन आवेश और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋण आवेश पाया जाता है। अब यहाँ पे म्यू का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो ध्रुव का निर्माण हो रहा है, कार्बन पे धन ध्रुव और ऑक्सीजन पे ऋण ध्रुव। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो एल्डिहाइड वाला रहता है RCHO, इसके लिए म्यू का मान 2.7 DY पाया जाएगा। और जो कीटोन वाला है कार्बन, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना रहेगा 2.9 DY पाया जाता है। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण थोड़ा कम है क्योंकि इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को दान करके कार्बन पे धन आवेश और इस पे धन आवेश लाएगा। और इसमें दो एल्किल ग्रुप हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे, तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रबलता वाला द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा और इसके लिए 2.9 DY पाया जाएगा। तो ये हो गया उसका स्वभाव। अब देखते हैं कार्बोनिल द्विध्रुव एवं एथिलीन द्विध्रुव में अंतर। तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है इसको बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप, और C डबल बॉन्ड C है इसको बोला जाता है एथिलीन। तो जो C डबल बॉन्ड C है इसमें कार्बन से 2 बंध रहता है और इस कार्बन से भी 2 बंध बनता है, लेकिन इसमें का जो ऑक्सीजन है इसमें से कोई बंध नहीं रहेगा और कार्बन पर डबल बंध पाया जाता है। तो इसकी प्रकृति देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या समानता पाया जाता है। तो पहला है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बंध बनता है, और इसमें भी क्या रहेगा एक सिग्मा और एक पाई बंध रहेगा क्योंकि दोनों समानता देख रहे हैं अभी। अब इसमें का जो कार्बन है उस पे sp2 संकरण रहता है, तो इसमें के भी कार्बन पे sp2 संकरण पाया जाएगा। इसकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय रहेगी तो इसकी संरचना भी समतलीय रहती है। ये हो गया एक समानता। अब देखेंगे दोनों में असमानता। तो इसमें द्विबंध कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में पाया जा रहा है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसमें 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें देखते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है तथा कार्बन पे आंशिक माने कि अल्प मात्रा में धन आवेश और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाता है। लेकिन जो एथिलीन है इसमें दोनों कार्बन की प्रकृति समान है जिसके कारण इसमें ध्रुवता उत्पन्न नहीं होगा, और तब तक इसमें ध्रुवता संभव नहीं होता है जब तक किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ग्रुप इसमें उपस्थित न हो जाए। माना कि इसमें के 2 कार्बन है, किसी में से कहीं पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कोई ग्रुप उपस्थित रहेगा तभी इसमें ध्रुवता उत्पन्न होगी, नहीं तो सामान्य स्थिति में इसमें ध्रुवता उत्पन्न नहीं होती है। तो यह है नाभिक स्नेही आक्रमण वाला अभिक्रिया ये करेगा क्योंकि इस पर ऋण आवेश आता है, तो यह नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ नाभिक स्नेही आक्रमण होता है इसमें। और इसमें जो देखते हैं कि कार्बन पे हमेशा धन आवेश रहता है जिसके कारण धन आवेश इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण होता है। तो ये हो गए दोनों में अंतर। इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण के बारे में अगली क्लास में आगे देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।